everyone, my name is Charu. I welcome you all in the channel Science Side. Today we will do the important diagrams of digestion and absorption chapter, which is in the 11th class, and this is the revision for the NEET exam. Let's start the video with the diagram number 1. The first diagram is of digestive system. अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तब हम इसको डिवाइड कर देते हैं किसमें, एलिमेंट्री कैनाल में और एसोसिएटेड ग्लैंड में। इसमें एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में, ठीक है, ये दोनों मैंने डिवाइड कर दिए। अब जब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तब हम माउथ से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, खाने को अंदर लेके जाते हैं, दैट इज इंजेशन, है ना। हम खाने को अंदर लेके जाते हैं, हम इंजेशन करते हैं। माउथ से एक कैविटी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे इस एरिया में, एंड दैट कैविटी इज नोन एज अ बकल कैविटी। अच्छा, बकल कैविटी के अंदर जैसे ही हम खाना लेके गए तो स्टार्ट हो गया हमारा मैकेनिकल कन्वर्जन। जो टीथ हैं वो हेल्प करते हैं बकल कैविटी में, मैकेनिकली उसको तोड़ते हैं। टंग हेल्प करती है हमारी, और उस फूड को, जिसको हम बोलस कहते हैं, यहाँ मैं फूड का नाम लिख देती हूँ, दैट इज बोलस। उस बोलस को हम फूड पाइप दैट इज ईसोफेगस के अंदर भेज देते हैं, और ईसोफेगस से, अब मैं आपको बताती भी जाती हूँ, दिस इज बकल कैविटी, दिस इज बोलस, हमारा ये फूड है जो अंदर जा रहा है इस फूड पाइप में, जिसका नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस से ये कहाँ जा रहा है, स्टमक में। एक जे शेप का ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ये रहा स्टमक, जे शेप का ऑर्गन है, और इस जे शेप के ऑर्गन से हमारा फूड जो है आगे नेक्स्ट ऑर्गन में जा रहा है, दैट इज नोन एज इंटेस्टाइन। अब वो इंटेस्टाइन हमारी जो है हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करी है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल एंड लार्ज, अब मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको हाईली कॉइल्ड एरिया जो सेंटर में दिख रहा है, दिस इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एरिया क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ये आउटर साइड में आपको जो दिख रही है, ये बाहर बाहर जो आपको दिख रही है, ये सारा एरिया जो है लार्ज इंटेस्टाइन का है। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स भी हम करेंगे एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स भी हम करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट आता है बच्चे सी शेप की ड्यूओडेनम। कौन सी शेप की, सी शेप की ड्यूओडेनम। देन हमारे पास आता है जेजुनम, एंड देन हमारे पास आता है इलियम। एग्जिट पार्ट को इलियम कहते हैं, एग्जिट पार्ट को इलियम कहते हैं। हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज अ इलियम। डिओडिनम में बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं फॉर द डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास सबसे पहले होता है सीकम, दैट इज ब्लाइंड सेक। सबसे पहला कौन सा है, सीकम। इलियम के बाद एंट्री फूड की कहाँ होती है, सीकम में। सीकम के बाद हमारे पास होता है कोलोन। कोलोन में भी डिफरेंट पार्ट्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड देन हमारे पास होता है रेक्टम, ठीक है, फूड लास्ट में रेक्टम में आता है, और एनस के थ्रू वो बाहर चला जाता है बॉडी से, यानी एक्सक्रीशन हो जाती है उसकी, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन के पार्ट थे, स्टमक, फूड पाइप, बकल कैविटी, माउथ, ये सब एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल, और इस तरीके से वो आगे जाएंगे। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। आगे मैं आपको इनके डायग्राम्स बताऊंगी। उसके अलावा हम लीवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, उसके बारे में पढ़ेंगे, और हम पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है पेनक्रियाज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्न वाइज टर्न हम अपने डायग्राम्स को। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन होती क्या है। डाइजेशन का मतलब है किसी बहुत बड़े यानी बिग मैक्रो बायो मॉलिक्यूल को, बिग क्यों लिखना है, अगर मैक्रो लिख रही हूँ मैं लिखूंगी दिस इज द बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। हमारा डाइजेशन है बिग वाला, जो बड़ा वाला मैक्रो मॉलिक्यूल है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, उसको हमने सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। ये जो कन्वर्जन है इसी को डाइजेशन बोलते हैं। और इसकी ऐसा करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है, उसके साथ साथ हमारे पास एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो कि ये सारा काम कर रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ओरल कैविटी बनी है, डायग्राम देख लेते हैं। ओरल कैविटी यानी बकल कैविटी को ही ओरल कैविटी कहते हैं। इस बकल कैविटी के अंदर हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे, हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। ये आउटर रीजन तो माउथ है, लेकिन ये इनर वाला रीजन बकल कैविटी है। और हमारे पास यहाँ पे माउथ में यानी बकल कैविटी के बाहर, आउटसाइड द बकल कैविटी, बच्चे ये वर्ड याद रखना, आउटसाइड द बकल कैविटी देयर आर सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, नाम दिए हैं, याद रखने हैं। देन वी हैव अ फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज है किसके लिए? फूड के लिए और एयर के लिए। मतलब ये हमारा नोज है, अब नोज से जो एयर अंदर जा रही है और ये हमारा माउथ एरिया था, ये माउथ की बकल कैविटी से जो फूड अंदर जा रहा है, इन दोनों का एक कॉमन जो पैसेज बन जाता है, कॉमन एरिया जो बन जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? फेरिंग्स का नाम देते हैं। देन वी हैव अ फूड पाइप। फूड पाइप का नाम ईसोफेगस है। फूड पाइप पोस्टीरियर पोर्शन में है, पोस्टीरियरली हमें देखने को मिलती है। आगे की तरफ तो हमें विंड पाइप देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? विंड पाइप, ठीक है। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, वो देखने को मिलते हैं। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं फूड पाइप की बात, जो कि थिन मस्कुलर लॉन्ग पाइप है। कैसी पाइप है? थिन मस्कुलर लॉन्ग पाइप है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि थिन है या थिक है। थिन मस्कुलर लॉन्ग पाइप है, जिसको फूड पाइप ईसोफेगस कहते हैं हम। इट लेड इनटू द जे शेप्स ऑर्गन विच इज नोन एज स्टमक, ठीक है। उसके बाद हमारा ये सी शेप का डियोडिनम शुरू हो जाता है। डियोडिनम इट लेड इनटू द जेजुनम एंड इलियम। इलियम देन ओपन होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये इलियम कहाँ ओपन अप हो रहा है? एक ब्लाइंड सेक के अंदर विच इज नोन एज अ सीकम। सीकम विल लेड इनटू द कोलोन। हमारे पास असेंडिंग कोलोन होती है जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली जा रही है, दैट इज ट्रांसवर्स कोलोन। एंड देन वी हैव अ नीचे की तरफ जाने वाली डिसेंडिंग कोलोन। हमारे पास एस शेप की, इस तरह से ये एस शेप बन रही है। वी हैव अ सिग्मोइड कोलोन। देन वी हैव अ रेक्टम एंड एनस इज फॉर द एक्सक्रीशन, बाहर निकलने के लिए एक्सक्रीशन है। अब यहाँ पे एक अलग सा नाम था, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको दिख रही है सीकम के साथ अटैच्ड, ये क्या है? ये बच्चे वेस्टिजियल ऑर्गन है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात करूं, दिस इज वेस्टिजियल ऑर्गन। वहां पे भी बता दूंगी जब हम इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपने डाइजेशन की जो वो है डेफिनेशन है वो याद रखनी है कि बिग मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स को हम स्मॉल जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हम अपने डायग्राम्स को, दैट इज विद द माउथ। अब जब माउथ वाला एरिया मैंने आपको कहा दिस इज अवर नोज एंड देन वी हैव अ माउथ। माउथ के अंदर ये वाला जो कैविटी है इसको कहा जाता है ओरल कैविटी। इस ओरल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं हम। ये माउथ है, ये जो ओपनिंग है दिस इज माउथ, ठीक है। अब इस ओरल कैविटी के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? वी हैव अ टीथ एंड वी हैव अ मस्कुलर, यहाँ पे ऑर्गन है विच इज नोन एज अ टंग। यहाँ पे हमें टंग देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। हमारे पास है टीथ, आपको दिख रहे हैं लिप्स, और लिप्स के अंदर ये हमारे जॉज हैं। ऊपर वाला जो है दैट इज मैक्सिलरी जॉ, और नीचे वाला जो जॉ है दैट इज, ये वाला जो जॉ है दैट इज मैंडिबुलर जॉ, ठीक है। तो ऊपर वाले जॉज में लगे हैं कुछ टीथ, नीचे वाले जॉज में कुछ लगे हैं टीथ। हमारे पास यहाँ पे टंग है, टंग के ऊपर जो है आपको रेज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? रेज्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पैपिले। These ray structures are known as papillae. एक हैंगिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज व्यूला। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्यूला? क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा जो नोज है उससे एयर हम अंदर लेके जाएंगे, उसके साथ ही हमारा ये माउथ वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये हैंगिंग स्ट्रक्चर फूड को नीचे की तरफ जाने के लिए पुश करता है, और इस हैंगिंग स्ट्रक्चर से जो फूड है
वो नोज की तरफ उसका जो जाना है दैट इज प्रिवेंटेड बाय दिस स्ट्रक्चर, हैंगिंग स्ट्रक्चर, एंड दिस हैंगिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्यूला. इट अलो द फूड टू गो इनटू द फूड पाइप. ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रिवेंट करती है कि बैक फ्लो नोज की तरफ फूड का ना हो. तो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The papillas are very very important which are present on the tongue, which are the raised structure, and above the papillae we have a taste bud. अगर कोई पूछता है कि टंग के ऊपर तो टेस्ट बड है, नहीं, टंग के ऊपर आपके पेपिले प्रेजेंट है, रेज्ड स्ट्रक्चर, उनके ऊपर आप बोल सकते हो वी हैव अ टेस्ट बड. ठीक है, उसके अलावा लिप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी. अब टीथ का पढ़ लेते हैं. यहाँ पे डिफरेंट टीथ आपको दिख रहे हैं. ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से आपको इंसीजर्स दिख रहे होंगे. वी हैव अ कैनाइन हेयर. यहाँ पे ये सी वाला कैनाइन मैं कर देती हूँ, दिस इज कैनाइन. देन वी हैव अ प्री मोलर, मैं पी एम करके लिख रही हूँ, दिस इज प्री मोलर. एंड देन वी हैव अ मोलर, मोलर एंड मोलर. तो एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं हम टीथ के बारे में. चलिए, टीथ आ गए हमारे. टीथ टोटल हमारे टाइप्स अगर कोई पूछता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव, we have a 4 types of teeth. कौन कौन से? incisors, canines, premolars and molars. ये हमारे 4 तरह के टीथ हैं. इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. दैट इज वी हैव अ डाइफायोडोंट टाइप ऑफ टीथ, वी हैव अ हेटेरोडोंट टाइप ऑफ टीथ, एंड वी हैव अ थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ. अच्छा, अब इनका मतलब क्या है? डाइफायोडोंट का मतलब है हमारे पास 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं हमारी पूरी लाइफ में. 2 तरह के टीथ हमने हमारे अंदर होते हैं. सबसे पहले हमारे पास, जब हम छोटे होते हैं हमारे पास मिल्क टीथ होते हैं. जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे वो मिल्क टीथ टूट के परमानेंट टीथ, हमारे पास कौन से टीथ हो जाते हैं? परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ कितने होते हैं हमारे पास? 20, नंबर याद रखना है. और परमानेंट टीथ कितने होते हैं हमारे पास? 32, नंबर याद रखना है. हेटेरोडोंट का मतलब क्या है? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. हमारे पास एक ही तरह के टीथ थोड़ी है, सारे इंसीजर्स ही थोड़ी है हमारे पास, है ना, सारे कैनाइन ही थोड़ी है हमारे पास. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, है ना. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. हमारे पास इंसीजर हैं, कैनाइन हैं, प्रीमोलर्स हैं, मोलर्स हैं. देन वी हैव अ इंपॉर्टेंट टर्म विच इज नोन एज अ थीकोडॉन. थीकोडॉन का मतलब है कि ये कोई प्लेन सरफेस नहीं है जिसके ऊपर हमने कुछ ये इस तरह से टीथ अपने जो है लगा के रखे हैं. ये हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर है? एक गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर, उन गड्ढों के अंदर हमारे जो टीथ हैं वो इस तरह से अपनी रूट्स के थ्रू अटैच हैं. उनका कनेक्शन है नर्व्स के साथ, उनका कनेक्शन है ब्लड वेसल्स के साथ. तो इस तरह से हमें टीथ जो है इम्बेडेड होते हुए दिखते हैं. दीज आर इम्बेडेड इन जॉज, दीज आर इम्बेडेड इन जॉज. दिस इज द टर्म फॉर द थीकोडोंट. हमारे टीथ कैसे हैं? इम्बेडेड इन द जॉज हैं, एंड द टर्म इज थीकोडोंट. तो ये 3 टर्म बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जो टीथ का स्ट्रक्चर है, आपका जो टीथ है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, इसको कहा जाता है इनामल. क्या कहा जाता है? इनामल. नीचे वाले एरिया को हम बोलते हैं पल्प, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो किसके साथ है? नर्व्स के साथ है और ब्लड वेसल्स के साथ इसका कनेक्शन है, ब्लड वेसल्स के साथ. इसीलिए तो हमें फीलिंग आती है ना फूड की. ठीक है, तो ये आपने टीथ के लिए पढ़ना है. इसके अलावा टीथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको डेंटल फॉर्मूला पता होना चाहिए. डेंटल फॉर्मूला एडल्ट्स के लिए अलग से है और चाइल्ड में अलग से है. अगर हम चाइल्ड की बात करें तो हमारे पास 2102 जो फॉर्मूला है वो याद रखना है. क्या चीज जीरो कर दी मैंने प्री मोलर्स एब्सेंट कर दिए. प्री मोलर बच्चों में एब्सेंट है. अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो एडल्ट में डेंटल फॉर्मूला है 2123. ठीक है, अच्छा, अब ये 2123 तो मेरा नंबर 32 तो कंप्लीट नहीं करता. कैसे करेगा? मैंने तो सिर्फ बेटा 1/4 पार्ट लिखा है अभी टीथ का. यहाँ देखिए डायग्राम में इंसीजर्स कितने हैं टोटल? 4. कैनाइन कितने हैं? 2. प्री मोलर यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं. टोटल कितने हो गए? 4.
मोलर यहाँ 3 है, इस तरफ आपके 3 हैं, टोटल कितने हो गए 6। तो टोटल अगर देखा जाए, मैं इन सबका हाफ लिख रही हूँ, इसका मैं तो सिर्फ 2 लिख रही हूँ, इसका मैं सिर्फ हाफ करके 1 लिख रही हूँ, इसका हाफ करके मैं 2 लिख रही हूँ, इसका हाफ करके मैं 3 लिख रही हूँ। तो ये तो सिर्फ लोअर जॉ है, लोअर जॉ में मैं सिर्फ हाफ टीथ की यानी इस तरफ के टीथ की बात कर रही हूँ, अगर इनको भी ले लूँ तो हो जाएगा 2 1 2 3 का डबल। एंड अगर अपर जॉ की बात करूँ तो इन सब को आपने अगर 4 टाइम्स अगर आप कर देंगे तब आपके पास टोटल 32 टीथ बन जाएंगे। ये एडल्ट में फॉर्मूला याद रखना है, 2 1 2 3 एडल्ट का फॉर्मूला है और बच्चों में 2 1 0 2 फॉर्मूला होता है, प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं, याद रखना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। टीथ तो हमने पढ़ लिए, टीथ करते क्या है, टीथ करते क्या है, च्यू करते हैं, फूड को तोड़ते हैं, मैकेनिकल कन्वर्जन करते हैं, उस मैकेनिकल कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड। दिस इज नोन एज मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड, या च्यू करना, फूड को तोड़ना, टुकड़े करना, मैकेनिकल कन्वर्जन करना, ये काम है किसका, टीथ का। अब उन्होंने मैकेनिकली तो उसको बड़े बड़े जो रोटी के टुकड़े थे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गए, लेकिन डाइजेशन में फिर कौन आता है माउथ के अंदर जो हमारी हेल्प करता है, हमारी हेल्प करती है टंग। कैसी है टंग हमारी, स्केलेटन मसल से बनी हुई, ठीक है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। तो ये मसल है एक, इस मसल के ऊपर इतने सारे नेम आपको नहीं पढ़ने हैं बच्चे, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सिर्फ याद रखने हैं कि पैपिले आर प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द टंग। यहाँ पे देखिए कितने सारे पैपिले हैं और उन पैपिले को हम क्या बोलते हैं, रेज्ड स्ट्रक्चर्स। कैसी स्ट्रक्चर, रेज्ड स्ट्रक्चर्स अबव द टंग स्ट्रक्चर, एंड इन पैपिले पर ही हमें टेस्ट बर्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए कितने सारे पैपिले हैं, फंजी फॉर्म, फिली फॉर्म, फिर उसके बाद ठीक है फॉलिएट पैपिले। तो नेम नहीं करने हैं, कर भी सकते हैं, जिनको जरूरी नहीं है करना। पैपिले रेज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टंग किस बोन से अटैच होती है ये भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये स्केलेटन वाला जो आपका चैप्टर है उसमें भी नाम आता है। देयर इज अ यू शेप, यू थोड़ा सा अजीब होगा, दिस इज यू शेप, हमारे पास हायोड बोन होती है, दैट हायोड बोन के साथ ये अटैच्ड होती है हमारी टंग। हायोड बोन फर्दर किसी और बोन के साथ अटैच नहीं होती है, तो टंग इस बोन के साथ अटैचमेंट शो करती है। ठीक है, और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात लगेगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। माउथ के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये हमारा नोज था, देन वी हैव ये माउथ था, माउथ की ये जो बकल कैविटी है, दिस इज द बकल कैविटी। इसमें हमने टंग पढ़ ली कि ये मसल्स है। अच्छा, टंग में एक इम्पॉर्टेंट बात जो छूट गई है वो बता देती हूँ। टंग अगर मैं इसका साइड व्यू देखूँ बच्चे, ये मेरी टंग है माउथ के अंदर, तो टंग ये नीचे अटैचमेंट होगी इसकी यू शेप बोन के साथ, यहाँ पे हायोड बोन है उसके साथ इसकी अटैचमेंट। टंग ओरल कैविटी में नीचे वाला जो सरफेस है ना जिसके साथ ये अटैच्ड है बकल कैविटी के अंदर ही, जब आप अपनी टंग उठाते हो माउथ से बाहर निकालते हो और उठाओगे आप उसको ऊपर की तरफ करोगे, आपको नीचे एक अटैचमेंट देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज अ फ्रेन्यूलम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद रखना है, नाम बहुत बार पूछते हैं। फ्रेन्यूलम इज द लोअर पार्ट ऑफ द टंग, द अटैचमेंट ऑफ द टंग टू द बकल कैविटी। इस पूरी बकल कैविटी में जो अटैचमेंट वाला हिस्सा है दैट इज नोन एज अ फ्रेन्यूलम ऑफ द टंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं यहाँ बता रही थी आपको कि हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं बकल कैविटी के बाहर, आउटसाइड द बकल कैविटी, आउटसाइड द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में तो सिर्फ नाम आता है इसका, टीथ का और टंग का। टीथ में कुछ बातें आपको मैंने बता दी सारी इंपॉर्टेंट, और टंग के लिए मैंने आपको रेज्ड स्ट्रक्चर यानी पैपिले बता दिए, उसकी अटैचमेंट बता दी, अटैचमेंट इन द बक्कल कैविटी फ्रेनुलम बता दिया। बक्कल कैविटी के बाहर ये ईयर के पास, ये हमारा कान है दैट इज ईयर, ईयर के पास हमें देखने को मिलता है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, नाम याद रखने हैं, फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद टंग से नीचे यानी मैंडिबल वाले हिस्से में हमें सबलिंगुअल ग्लैंड देखने को मिलता है, उसी के साथ हमें ये रहा सबलिंगुअल,
उसी के साथ हमें ये नेक वाले पोर्शन में नीचे की तरफ, चिन की तरफ, हमें सब मैंडिबुलर ग्लैंड देखने को मिलता है। और ये सिर्फ एक नहीं है बच्चे, एक कान इस तरफ है तो दूसरा कान दूसरी तरफ जो है, मतलब पेयर्स में है। दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। टोटल कितने हो गए? दो ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 6 हमें सलाइवरी ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। 6 ग्लैंड्स आउटसाइड द बक्कल कैविटी, आउटसाइड द बक्कल कैविटी, ठीक है। और नाम याद रखने हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, ये तीनों के नाम याद रखने हैं। अच्छा, ये करेंगे क्या? ये करेंगे, सलाइवा की फॉर्मेशन होती है हमारे माउथ में। सलाइवा की पीएच आपने याद रखनी है। सलाइवरी ग्लैंड किसको रिलीज करते हैं, मैं वो बताती हूँ। सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं सलाइवरी अमाइलेस को। किसको? सलाइवरी अमाइलेस को। आपको पीएच याद रखनी है कि जब हम सलाइवा की बात करते हैं हमारे पास पीएच होती है 6.8 पीएच, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेस जो आपका, उसका दूसरा नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। नाम याद रखना है, पीएच याद रखनी है। और सलाइवरी अगर नाम ही अमाइलेस है तो किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है स्टार्च की। स्टार्च क्या है बच्चे आपका? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? एक कार्बोहाइड्रेट है। और 30% स्टार्च की डाइजेशन जो है वो कहाँ हो जाती है? माउथ के अंदर हो चुकी होती है। कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेस करता है। अमाइलेस द नेम सजेस्ट कि ये एक एंजाइम है जो कि अमाइल, ठीक है, किसकी? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हम, जब हम सलाइवा पढ़ते हैं, सलाइवा में आपको एक बात याद रखनी है। क्या? इसमें लाइजोजाइम प्रेजेंट है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। फूड में बैक्टीरिया हो सकता है ना, अगर हम फूड ले रहे हैं, कहीं बाहर से खा रहे हैं तो पक्का उसमें बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरियाज को किल करने के लिए ये एक सलाइवरी एजेंट है। ये एक एजेंट है और इस एजेंट का नाम है लाइजोजाइम। इट इज एंटी बैक्टीरियल एजेंट, ये भी बोल सकते हो, दिस इज एंटी बैक्टीरियल एजेंट, ठीक है। बैक्टीरिया को किल करता है। पीएच याद रखनी है। सलाइवरी अमाइलेज 30% डाइजेशन करता है स्टार्च की, इसको टाइलिन भी बोलते हैं। तो ये है काम सलाइवरी ग्लैंड्स का। नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस की तरफ। यानी ये रहा आपका माउथ, हमने ये टंग के बारे में पढ़ लिया। ये आपका नेसल पैसेज था, विंड पाइप थी। तो ये जब कॉमन पैसेज बना देते हैं तो हम उसका नाम फेरिंग्स जो है वो पढ़ते हैं। दिस इज फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर द फूड। यहाँ फूड भी आ रहा है, विंड भी आ रही है, लेकिन उसके बाद वो डिवाइड हो गए, अपने अपने रास्ते चले गए। अब अपने अपने जब वो रास्ते गए हैं तो आपको पता है फूड तो आराम से, ये देखिए पीछे वाली ये थिन मस्कुलर, मैंने बताया था कैसी है, थिन मस्क्यूलर पाइप मेरी, जो कि बहुत लॉन्ग है, इसका नाम है फूड पाइप यानी ईसोफेगस। ये पोस्टीरियर साइड पे है, इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली, तो ये है पोस्टीरियर साइड पे। लेकिन आगे की तरफ डिवीजन हो रही है ना, अब यहाँ पे एयर यहाँ जाएगी, फूड यहाँ जाएगा, ठीक है, फूड यहाँ जाएगा, विंड यहाँ जाएगी, ऐसे होता है। तो दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। अब विंड का ये जो विंड पाइप हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये देखिए ये होल दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये होल दिख रहा है आपको। दिस ओपनिंग फॉर द विंड इज नोन एज, विंड पाइप में ये जो ओपनिंग है दिस इज नोन एज ग्लॉटिस। एक तरह से ओपनिंग है, विंड पाइप की सबसे पहली ओपनिंग है ग्लॉटिस, ठीक है। और इसके ऊपर आपको एक फ्लैप नजर आ रहा है, ये रहा वो फ्लैप, ये रहा वो ढक्कन, ये रही वो लिड जो इसको क्लोज कर देगी। जैसे ही हम फूड को इनगल्फ करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, तो ये जो फ्लैप है दिस इज अ फ्लैप विच इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। मैं लिख देती हूँ, दिस इज द कार्टिलेज फ्लैप, ठीक है। एंड इट प्रिवेंट द फूड टू एंटर इनटू द फूड पाइप। क्या करता है? फूड को फूड पाइप सॉरी विंड पाइप के अंदर नहीं आने देता। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनसाइड द विंड पाइप। So this is the flap which is made up of cartilage and this flap is known as epiglottis. Very very important. Glottis क्या है? फिर से बता रही हूँ,
जो ओपनिंग है विंड पाइप की, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस के ऊपर आपको एक फ्लैप देखने को मिलता है विच इज मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज। मैं सिर्फ यहाँ पे कार्टिलेज का नाम लिख रही हूँ। एंड दिस फ्लैप इज नोन एज एपिग्लॉटिस। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप। अब बात कर लेते हैं लैरिंग्स की कि फिर लैरिंग्स क्या है। लैरिंग्स इन सबको जोड़ के बना है बच्चे। लैरिंग्स के ना 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एपिग्लॉटिस, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, वो तो एक कवर की तरह है, ठीक है। मिडिल वाले पार्ट को बोलते हैं ग्लॉटिस। आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, तो दिस इज नोन एज अ ग्लॉटिस। और नीचे वाले पार्ट को सब ग्लॉटिस बोलते हैं, सब ग्लॉटिस। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स को बच्चे क्या बोलते हैं हम, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये जो वॉइस बॉक्स है इसके 3 पार्ट्स हैं। एपिग्लॉटिस जो ऊपर लिड है या जो ऊपर वाला फ्लैप है, जो ढक्कन है, उसके बाद वो विंड पाइप स्टार्ट होगी तो जो उसकी ओपनिंग वाला एरिया है इज नोन एज ग्लॉटिस, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं सब ग्लॉटिस। उसके बाद आपकी ये जो ट्रैकिया है, ये पॉइंट शुरू हो जाएगा, ब्रोंकाई शुरू हो जाएगा, ब्रोंकियोल्स शुरू हो जाएंगे, एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक, इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस आपको पता होना चाहिए। लैरिंग्स का ही मिडल पार्ट है ये। कौन सा पार्ट, मिडल पार्ट है ये, ठीक है। और ये उसका एक फ्लैप है, उसका एक ढक्कन है, कवर है, प्रिवेंट करता है कि फूड एंटर ना करे विंड पाइप में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आ गया फूड कहाँ पे, हम तो डाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट बात थी ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस के बारे में आपको बता दी। फूड पाइप जो कि एक थिन मस्कुलर पाइप है, जिसको हमने फूड पाइप कहा, फूड वहां से एंटर करके जे शेप के स्टमक में आ चुका है। अब उस स्टमक के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। ये हमारी फूड पाइप थी। फूड पाइप जैसे ही स्टमक में एंटर करती है तो वहां पे एक स्फिंक्टर लगा होता है विच इज नोन एज अ गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ पे एक स्फिंक्टर है, एक मसल है जो प्रिवेंट करती है कि फूड एक बार यहाँ आ गया ना, अब वो वापस नहीं जा सकता। तो दिस इज नोन एज अ गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्फिंक्टर। तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर है, अब फूड अंदर आ गया। जैसे ही फूड अंदर आता है, सबसे पहले पार्ट को, ये स्टमक का सबसे पहला पार्ट जो है, यहाँ मैं नंबर 1 डालती हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ अभी स्फिंक्टर लिख रही हूँ। यहाँ पे स्फिंक्टर मसल है, दिस इज द स्फिंक्टर मसल। ये फर्स्ट पार्ट जो है आपके स्टमक का, दिस इज नोन एज कार्डियक, क्योंकि हार्ट के बिल्कुल पास होता है ना स्टमक, दिस इज कार्डियक। ये रेज्ड स्ट्रक्चर जो है, रेज्ड पार्ट जो है स्टमक का, दैट इज नोन एज अ फंडस। ये पूरा जो है एरिया इज नोन एज अ बॉडी। लास्ट वाला पार्ट जो है इज नोन एज अ पाइलोरस। और पाइलोरस से नीचे फिर एक स्फिंक्टर मसल आएगी जो कि फूड को यहाँ से यहाँ लेके जाएगी, लेकिन वापस नहीं लेके आएगी। तो उस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। दिस इज पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल। तो यहाँ पे स्फिंक्टर देखने को मिला। अच्छा, अब एक और बात है, हमारी जो फूड पाइप है उससे फूड एंटर कर गया था इस तरह से जे शेप के स्टमक में। उसके बाद सी शेप का ड्यूोडेनम आ जाएगा। फूड यहाँ से यहाँ जाएगा, एक स्फिंक्टर मसल होगी। फूड यहाँ से यहाँ जाएगा, एक स्फिंक्टर मसल होगी, जिसके थ्रू वो पास हो गया तो वापस नहीं आएगा स्टमक में। अब ये जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है जो फूड को लेके जा रही है, देयर इज द स्मूथ मसल्स। ये जो मसल्स इन सब ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं बच्चे, वो स्मूथ मसल्स होते हैं, दे हैव अ स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स हैं। और ये जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है जो फूड को आगे से आगे लेके जा रही है, उसका नाम क्या है, दैट इज पेरिस्टालिसिस, दैट इज पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस इज द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। दबा दबा के फूड को यहाँ से यहाँ, यहाँ से आगे ड्यूोडेनम में, ड्यूोडेनम से जेजुनम में, इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल में फूड जाता है। एंड दैट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज अ पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, आपको ये वर्ड याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ अब आ जाते हैं, मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स बता दिए. दिस इज नोन एज अ कार्डियक, दिस इज फंडस, दिस इज द बॉडी ऑफ द स्टमक, दिस इज द पाइलोरस पार्ट, एंड देयर इज अ पाइलोरिक स्फिंक्टर, एंड देयर इज अ गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर. ठीक है, सारे नाम हो गए. अब मैंने पेट को किया कट, और उसकी लेयर्स के बारे में मुझे पढ़ना है. तो जो लेयर्स हैं गट की, गट यानी स्टमक की बात कर लो या इंटेस्टाइन की बात कर लो, तो मुझे ना 4 तरह की लेयर्स देखने को मिलती हैं. और ये सबसे आउटसाइड वाली जो लेयर है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है, दैट इज नोन एज अ सेरोसा. या मिड से शुरू कर दो, अगर आपने मिड से शुरू करना है तो सबसे अंदर यहाँ पे जहाँ पे फूड रखा हुआ है, दैट इज नोन एज अ ल्यूमन इन विच द फूड इज प्रेजेंट. ठीक है, अब फूड यहाँ पे ल्यूमन में प्रेजेंट है, तो सबसे पहली लेयर जो इस तरह से गड्ढे वाली आपको दिख रही है इज नोन एज द म्यूकोसा. कौन सी लेयर है? म्यूकोसा, जिसमें आपको पिट्स यानी गड्ढे दिखाई दे रहे हैं. वो गड्ढे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो अपनी अपनी सिक्रीशंस करेंगे फॉर द डाइजेशन ऑफ दिस फूड. यहाँ पे क्या है? बीच बीच में आपको पिट्स देखने को मिलेंगे. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, अगर पेट है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखने को मिलेगा, अगर इंटेस्टाइन है तो क्रिट्स ऑफ लाइबरफुन आपको देखने को मिलेंगी. म्यूकोसा के बाहर आपको सब म्यूकोसा की लेयर देखने को मिलेगी. ठीक है, यहाँ पे सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा ये फर्स्ट वाली आ गई. देन सेकंड सब म्यूकोसा, देन वी हैव अ थर्ड लेयर विच इज नोन एज मस्क्यूलरिस. ये आ गई मस्क्यूलरिस, और देन लास्ट ये आ गया आपका थर्ड वाला. एंड द फोर्थ लेयर, द लास्ट लेयर इज सेरोसा. सेरोसा आपकी लेयर प्रेजेंट है. ये चारों लेयर्स के नाम याद रखने हैं. फिर से रिपीट करती हूँ. सबसे पहले म्यूकोसा है, देन सब म्यूकोसा, देन वी हैव अ मस्क्यूलरिस, एंड देन वी मसल लेयर नहीं करना है, मस्क्यूलरिस आप नेम याद रख सकते हैं, मस्क्यूलरिस, एंड देन वी हैव अ सेरोसा. 4 नाम लर्न हो गए. ठीक है, 4 नाम के अलावा आपको ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. क्या? जो ये मिकोसा वाली लेयर मैंने इस तरह से जिगजैग जिगजैग टाइप की बनी हुई है ना, यहाँ पे गड्ढे गड्ढे से आपको दिख रहे हैं, इस तरह से बनी हुई है. ये अंदर का सरफेस कुछ रेस्ड जैसा बना देती है, उठा उठा सा, हर कहीं से इस तरह से उठा उठा सा आपको रेस्ड स्ट्रक्चर स्टमक के अंदर देखने को मिलेगा विद योर नेक्ड आईज. एंड दिस रेज्ड पार्ट, ये जो उठा उठा सा हिस्सा आपको दिख रहा है उबड़ खाबड़ सा, दैट इज नोन एज रूगे. अगर मैं स्टमक की बात करती हूँ तब आपको रूगे देखने को मिलते हैं. लेकिन यही म्यूकोसा की लेयर, अगर मैं इसकी बात इंटेस्टाइन के साथ करूं कि इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या रूगे होते होंगे? नहीं, इंटेस्टाइन के अंदर ये बनाते हैं विलाई विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. आपको पता है इंटेस्टाइन क्या करती है? स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है. एंड एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होते हैं? इस तरह से आपको बहुत लॉन्ग लॉन्ग से रेज्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं म्यूकोसा वाली लेयर में. एंड दीज आर नोन एज अ विलाई. क्या बोलते हैं? विलाई. स्टमक में क्या बोलते हैं? रूगे. तो ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं. अब ये जो लेयर्स हैं इनके बारे में पढ़ लो. सबसे बाहर वाली कौन सी थी? सेरोसा. उसके बाद मस्क्यूलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा, सबसे अंदर म्यूकोसा. ये देखिए उबड़ खाबड़ सी पिट्स पिट्स वाली, इसमें गड्ढे गड्ढे हैं. ये गड्ढे क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे? ग्लैंड्स होंगे फॉर देयर सिक्रीशंस. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं. ये जो मस्क्यूलरिस है, ठीक है, ये कोई लेडी है. ठीक है, इसका हैंड है, ये गंदा हैंड बना. एक मिनट, ये कोई लेडी है, बहुत सुंदर हैंड है इनका. ठीक है, ये हैंड है, और इस हैंड में उन्होंने बहुत सारी बैंगल्स पहनी, बैंगल्स बहुत सारी. तो इनके हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनका कोविड के टाइम से, उनको इस बैंगल्स की छन छन की आवाज़ अच्छी नहीं लग रही, तो उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर सेलो टेप लगा लीजिए ताकि ये आपस में चिपकी रहें और मुझे इनकी आवाज़ ना आए. यानी ये जो मेरी मस्क्यूलरिस है, इसके इनर साइड पे मेरे पास सर्कुलर मसल्स हैं. कौन सी मसल्स? सर्कुलर मसल्स. और इनके बाहर वाली साइड पे अटैच्ड हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. तो ये मसल्स प्रेजेंट है. कौन सी?
अंदर वाली साइड पे सर्कुलर मसल्स, ये देखिए इनर वाली है सर्कुलर, ठीक है, गोल गोल चूड़ियां पहनी है, लेकिन उनकी आवाज बहुत आ रही है, इसलिए मैंने उसके ऊपर टेप लगा के, इन बैंगल्स के ऊपर टेप लगा के उनकी आवाज को खत्म कर दिया। यानी ये लंबी लंबी वाली सर्कुलर के ऊपर प्रेजेंट है। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये आपको याद रखनी है बात, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अनदर ऑब्लिक मसल्स भी हैं, उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए इन सब की एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, सेरोसा की, मस्कुलरिस की, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना बच्चे इनसे रिलेटेड वो पढ़ लेते हैं। सेरोसा आपकी मीजोथीलियम से बनी है। मीजोथीलियम का मतलब होता है कि एपिथीलियम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। और कौन सा एपिथीलियम है, यहाँ पे आपका स्क्वामस एपिथीलियम। अब स्पेलिंग में थोड़ा सा झूलमाल हो सकता है। एपिथीलियम प्रेजेंट है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, इसलिए इसका नाम एक साथ ले रहे हैं हम, और हम इसको बोलते हैं मीजोथीलियम। मीजोडर्म का नाम भी आ गया, एपिथीलियम का नाम भी आ गया, लेकिन कौन सा एपिथीलियम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज स्क्वामस एपिथीलियम की लेयर है जो कि डिराइव है मीजोडर्म से, एंड कुछ कनेक्टिव टिश्यू है। आपको ये वर्ड याद रखना है मीजोथीलियम, और मीजोथीलियम का मतलब याद रखना है कि स्क्वामस एपिथीलियम की लेयर है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, इसलिए इसको मीजोथीलियम कहते हैं। ये आ गया सेरोसा के बारे में। मस्क्यूलरिस में आपको तीन ये जो इनर वाली, आउटर वाली ऑब्लिक मसल्स हैं कुछ कुछ रीजन में, ये नाम याद रखें। मैंने कहा कैसे याद रखेंगे, एक वुमन है, ठीक है, वो तो घर में ही रहती है, हाउस वाइफ है, उसने बहुत सारी बैंगल्स पहन रखी हैं, ये बैंगल्स इनर साइड पे हैं, उसके हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसको ये छन छन की आवाज नहीं अच्छी लग रही, उसने कहा इसके ऊपर सेलो टेप लगा लो। दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर कि इनर वाली तो सर्कुलर है, ऊपर से लगा दी है सेलो टेप, तो टेप लगाने से आउटर वाली जो है वो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब आगे सब म्यूकोसा में, सब म्यूकोसा की लेयर आपका जो है कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके पास, नर्व्स के लिए, ब्लड्स के लिए, लिम्फ वेसल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर म्यूकोसा जो कि विलाई बना रहा है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, भूगे बना रहा है कहाँ, स्टमक में। मैंने कहा ना उबड़ खाबड़ सी ये म्यूकोसा वाली जो लेयर है ये ऐसी क्यों है, और उसके बाद ये सब म्यूकोसा की लेयर थी। ये म्यूकोसा के दो जो उठे हुए हिस्से हैं उनके बीच में ये जो पिट्स हैं, दीज आर ग्लैंड्स फॉर देयर सिक्रीशन। अगर स्टमक में है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, अगर इंटेस्टाइन में है देन इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी बोल सकते हैं, क्रिप्ट ऑफ लाइबरफ्रुन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब स्टमक के ग्लैंड्स की बात कर ही लेते हैं, अगर हम बात कर ही रहे हैं तो। म्यूकोसा की लेयर में हमारे पास, अगर हम स्टमक की बात करते हैं तब हम बोलते हैं हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक वर्ड कब हम यूज करते हैं, जब हम स्टमक की बात करते हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ये देखिए ये पिट आ गया, ये तो उसका रेज इस तरह से स्ट्रक्चर था, ये इस तरह से उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर था, लेकिन ये जो इनके पिट्स हैं, दिस इज द पिट इन द गैस्ट्रिक वाला जो एरिया है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, वहां पे जो पिट्स हैं वहां पे दिख गया मुझे गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब उन ग्लैंड्स के पास है बहुत सारे सेल्स, उन सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको सारी पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको सरफेस पे म्यूकस सेल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि अल्कलाइन म्यूकस जो है, दिस इज म्यूसिन आपने लिखना है, नहीं तो आप म्यूकस लिख सकते हैं। सरफेस पे सेल्स मिलेंगे जो कि म्यूकस को सिक्रेशन करते हैं। देन वी हैव इंपॉर्टेंट म्यूकस नेक सेल्स। कौन से सेल, फिर से बोल रही हूँ, वी हैव म्यूकस नेक सेल्स। म्यूकस नेक सेल्स म्यूकस को रिलीज करते हैं एसिडिक फ्लूइड के अंदर। आपको पता है ना स्टमक, ये जो हमारा स्टमक है जे शेप का, इसमें क्या प्रेजेंट है, इस स्टमक में बहुत सारा एसिड यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है जिसकी pH है 1.8। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इतने स्ट्रॉन्ग एसिड से हमें बचाने के लिए ये जो म्यूकोसा है ये क्या करता है, बहुत कुछ करता है भाई ये म्यूकोसा। ये म्यूकोसा म्यूकस नेक सेल से म्यूकस को रिलीज करेगा और ये म्यूकस एसिडिक फ्लूइड में हमारी प्रोटेक्शन, हमारे स्टमक की प्रोटेक्शन करेगा।
कि एसिड का कोई इफेक्ट स्किन पे ना हो, स्टमक की स्किन पे ना हो, भाई वो तो फूड की डाइजेशन में हेल्प करे, इसलिए हम उसको बोलते हैं म्यूकस। उसके बाद हमारे पास होते हैं पैराइटल सेल्स, जिसको ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। कौन से सेल? ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। क्या रिलीज करते हैं ऑक्जेंटिक सेल? HCl को रिलीज करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं बच्चे? इंट्रिंसिक फैक्टर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं? कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर में हेल्प करती हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पेराइटल सेल, जिनको ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं, वो HCl का रिलीज करते हैं, यानी एसिड का रिलीज करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब है कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स को रिलीज करना। ग्लाइकोप्रोटीन्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब ये क्या चीज है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब है विटामिन B12 को रिलीज करना। विटामिन B12 क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि ये आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आरबीसी की ग्रोथ में हेल्प करता है। आरबीसी की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इराइथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं? इराइथ्रोपोइसिस बोलते हैं। तो इराइथ्रोपोइसिस में यानी आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं विटामिन B12, जिसको साइनोकोबैलामिन भी बोलते हैं आप लोग, एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं हम। इसकी एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर। और HCl को भी रिलीज करता है कौन? पेराइटल सेल। तो ये दोनों जो सेल्स हैं ये मैंने करवा दिए हैं, क्योंकि मैं इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट वी हैव चीफ सेल्स। चीफ सेल्स को क्या नाम देते हैं? पैप्टिक सेल्स भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? पैप्टिक सेल्स भी बोलते हैं। ये पेप्सिनोजन जो हमारा इंजाइम है उसके रिलीज में हेल्प करते हैं, लाइपेस जो हमारा इंजाइम है उसमें, और इसके अलावा तीसरा नाम नहीं लिखा है, रेनिन को भी रिलीज करते हैं चीफ सेल्स पैप्टिक। दोनों में से कोई भी नाम चलेगा, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट। और लास्ट वाला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जी सेल्स हैं, जो इन सब के काम को, इन सब के रिलीज को स्टिमुलेट करेगा बाय रिलीजिंग गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज किया जी सेल्स ने? गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज किया है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन इन सब के रिलीज के लिए इन सभी सेल्स को स्टिमुलेट करता है। अगर नहीं करेगा तो रिलीज नहीं होंगे। फूड अंदर गया तो जी सेल्स ही हैं जो इन सबको बोलते हैं काम पे लग जाओ, जल्दी से काम पे लग जाओ, अपनी अपनी सिक्रीशंस रिलीज करना शुरू कर दो, क्योंकि गैस्ट्रिन हार्मोन इन सब सेल्स को स्टिमुलेट करता है फॉर द रिलीज ऑफ दीज डिफरेंट म्यूकस, HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिनोजन एंड लाइपेज एंड रेनिन। अब यहाँ पे इन सब का काम भी बता देती हूँ। HCl बच्चे पेप्सिनोजन को ना पेप्सिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिव करने के लिए यानी पेप्सिन जो एक्टिव फॉर्म में है उसके लिए हमें क्या चाहिए? HCl। ये HCl का बहुत बड़ा फंक्शन। इसके अलावा HCl किल करता है बैक्टीरिया को जो कि प्रेजेंट हैं फूड में और स्टमक में एंटर कर चुके हैं। तो HCl उन सब बैक्टीरिया को किल कर देता है स्टमक के अंदर। ये दोनों पॉइंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लाइपेस एज द नेम सजेस्ट बच्चे लिपिड की डाइजेशन में हेल्प करेंगे, लिपिड की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अच्छा, यहाँ पैप्सिन का नहीं बताया, पैप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। इसकी डाइजेशन में, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको कन्वर्ट कर देगा बच्चे प्रोटियोसिस में, फैक्टोन्स में, फैक्टाइड्स में। ये काम है पैप्सिन का। अब बचा रेनिन। ये वर्ड बहुत, क्यों? रेनिन बच्चे होता ही इन्फेंट्स में है, छोटे छोटे बच्चों में होता है जो कि मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उनके पास मिल्क पे डिपेंडेंट है तो उनके अंदर होता है मिल्क प्रोटीन और उसका नाम है केसिन। एंड ये जो केसिन है इसको पैरा केसिन में कन्वर्ट करने का काम होता है रेनिन का। रेनिन ने जैसे ही ये कन्वर्जन कर दी उसके बाद सारे के सारा काम संभाल लेता है पैप्सिन, क्योंकि फिर पैप्सिन ना इस प्रोटीन को पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। आगे का काम इसका है
ये वाला काम बच्चों के अंदर रेनिन का है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मैं चल रही हूँ इंटेस्टाइन के पास। आ गया फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में। आपको पता है ये जे शेप का जो स्टमक था, इसके पास यहाँ पे लास्ट में पाइलोरस पार्ट था, पाइलोरस के साथ यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर था। देन वी हैव अ जे शेप का, सॉरी, दिस इज द जे शेप स्टमक, दिस इज द सी शेप आपका ड्यूडेनम। कौन सा है? अभी मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टार्ट कर रही हूँ। अगर पूरी इंटेस्टाइन की आपने डायग्राम देख लिया है, ये अंदर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसके बाहर वाला ये सारा एरिया जो है लार्ज इंटेस्टाइन का है, ये वाला भी और ये सारा एरिया। अब इस एरिया में स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने देखा कि सी शेप का आपका ड्यूडेनम शुरू होता है, पुरानी बुक्स में यू शेप का बताया जाता था। वी हैव अ सी शेप का ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया। देन वी हैव अ जर्जिनम, ठीक है, जे हट गया है स्टार्टिंग वाला। देन वी हैव अ एग्जिट एरिया, देन वी हैव अ एग्जिट एरिया, दिस इज द एग्जिट एरिया ऑफ द फूड। यहाँ से बाहर जाके कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, यहाँ एंटर कर जाएगा। दिस इज नोन एज अ सीकम, यहाँ बताया होगा, ये रहा। इलियम इज द एग्जिट एरिया। आपको 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखने हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन कौन सा? ड्यूडेनम, देन वी हैव अ जेजुनम, देन वी हैव अ एम, देन वी हैव अ इलियम। ये तीनों नाम याद रखने हैं आपने। उसके बाद आगे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में आपको सीकम, ये रहा सबसे पहला पार्ट, ये इलियम थी जिसने फूड जो है यहाँ भेज दिया अब। एंड दिस इज द सीकम पार्ट, दिस इज नोन एज अ ब्लाइंड सेक, ठीक है, ब्लाइंड सेक। यहाँ से फूड ऊपर की तरफ गया, असेंडिंग कोलोन आई। यहाँ से इस तरफ को गया, ट्रांसवर्स कोलोन आई। यहाँ से नीचे की तरफ गया, डिसेंडिंग कोलोन आई। देन वी हैव एस शेप, ये देखिए एस शेप, उल्टा एस है लेकिन है एस है, एस शेप का सिग्मोइड कोलोन। लास्ट में हमारे पास है ये रैक्टम। एंड देन ये जो आपका इजेशन करेगा दैट इज नोन एज अ एनस। एनल कैनाल लिखा है, एनस भी लिख सकते हैं। यहाँ से एग्जिट हो जाएगा बॉडी से बाहर फूड। तो यहाँ पे ये है इंटेस्टाइन। अब जब हम स्टमक पढ़ते थे तब हम रूगे पढ़ते थे, हम बोलते थे कि हमारा जो म्यूकोसा है वो अंदर रूगे बनाता है स्टमक के अंदर, ये स्टमक की बात थी। लेकिन इंटेस्टाइन में ये क्या बनाता है? विलाई बनाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवाना इंटेस्टाइन का काम होता है और वो विलाई के थ्रू होता है। ये विलाई के अंदर आर्टरीज, कैपिलरीज, लैक्टियल देखने को मिलेगा। आर्टरीज का काम है ऑक्सीजन की सप्लाई करना और एब्जॉर्ब्ड फूड को फटाफट से अपने अंदर ले लेना, ठीक है, ये इसका काम है। जितना भी अमाइनो एसिड, छोटे छोटे जो छोटे छोटे फैट्स हैं वो अपने अंदर ले लेना, ग्लूकोज को अंदर ले लेना, ये सारा काम इसका है। और यहाँ पे वेन आपको दिख रही है, ये वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से लेके जाएगी और कहाँ लेके जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक्सेस ऑफ ग्लूकोज के साथ है। एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके पास, ऊपर से इसमें थोड़ा सा ग्लूकोज का अमाउंट, थोड़ा नहीं होता है ग्लूकोज इसमें बहुत सारा, ठीक है। ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा? पोर्टल सिस्टम में। व्हाट इज पोर्टल सिस्टम? मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हार्ट की तरफ भेजना चाहिए था, हर ऑर्गन ऐसे ही करता है ना, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भेज देता है हार्ट में। लेकिन ये पोर्टल सिस्टम का मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन उसको लीवर में भेजेगी, ये बात याद रखनी है। देयर इज अ पोर्टल सिस्टम, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच हैव अ ग्लूकोज इन इट, it will send the all this deoxygenated blood through the vein in the liver and this is known as a portal system, ठीक है, ये सारा पढ़ लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम विलाई की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, और ये जो विलाई हैं इन दोनों के बीच में, यहाँ ये जो विलाई है ना, ये 2 विलाई हैं, इनके बीच में ये देखिए, ये अगर विलाई हैं, इन विलाई के बीचों बीच आपको गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। और मैंने कहा था जहां म्यूकोसा की लेयर में गड्ढे देखने को मिल जाएं तो समझ लो वहां पे ग्लैंड है। अगर मैं स्टमक की बात करूं तो कौन से ग्लैंड थे हमारे पास? गैस्ट्रिक ग्लैंड थे। अगर मैं स्टमक की म्यूकोसा की बात करूं तो हमारे पास कौन से ग्लैंड थे? गैस्ट्रिक ग्लैंड थे। लेकिन अभी मैं इंटेस्टाइन की बात करूं तो मेरे पास कौन से ग्लैंड है?
क्रिप्ट ऑफ लाइबरखुन, कौन सी ग्लैंड है? क्रिप्ट ऑफ लाइबरखुन, ठीक है, ये वाले हैं। अब ये इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करते हैं, किसको रिलीज करते हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस को रिलीज करते हैं। हमारे स्टमक से जो फूड डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन के अंदर पास हो रहा है ना बच्चे, उसको काइम कहते हैं, क्योंकि उसमें एसिडिक कंटेंट भी होगा। तो एसिड प्लस फूड जो आपस में मिक्स हो गया है, इसको हम बोलते हैं काइम, CHYME, काइम। ये काइम अंदर आया है किस चीज़ के लिए? इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके और वो एब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो ब्लड वेसल्स में जा सके। तो इंटेस्टाइनल जूसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सके। उसका नाम आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्लैंड है क्रिप्ट ऑफ लाइबरखुन, ये रिलीज करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस को, जिसका नाम है सक्कस एंटेरिकस। ये नाम आपको पता होना चाहिए, सक्कस entericus. Succus entericus is the intestinal juice which is released by the crypt of Lieberkühn. ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये काइम, ये वर्ड याद रखना है कि जो फूड मटेरियल स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ पास हो रहा है उसका नाम है काइम। अब विलाई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये विलाई है, ये विलाई है, और विलाई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट गोबलेट सेल्स हैं। ये वाली जो लेयर है ना बच्चे, ये वाली, दिस इज नोन एज अ म्यूकोसा की लेयर। म्यूकोसा में हम रेज्ड स्ट्रक्चर्स देखते थे ना इस तरह से, और उन रेज्ड स्ट्रक्चर के बीच में ये जो गड्ढे होते थे, दैट आर नोन एज की ग्लैंड्स की वो सिक्रीशन करेंगे। दैट यहाँ पे आपको ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे। ग्लैंड्स में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं जो डिफरेंट सिक्रीशंस, एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। ऐसे ही पढ़ते हैं हम, यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज करने का काम होता है, यही पढ़ते हैं हम। तो ये जो विलाई हैं, पहले इनका देख लेते हैं। इनमें गोबलेट सेल्स होते हैं। गोबलेट सेल्स म्यूकस को रिलीज करते हैं। इसको रिलीज करते हैं म्यूकस को। आपको पता है म्यूकस किससे बचाएगा? हम जो काइम इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है उसमें एसिडिक कंटेंट है, तो म्यूकस जो है रिलीज होगा तो ही तो हम एसिड से बचेंगे। और वही एसिड हमारे डिफरेंट सेल्स को स्टिमुलेट करता है, ताकि वो अपनी सिक्रीशंस को रिलीज कर सके। ठीक है, कुछ कुछ एब्जॉर्प्टिव सेल्स प्रेजेंट है। ये चीज क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या है? कॉल्यूमिनर, एक मिनट स्पेलिंग गलत है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के जो सेल्स हैं उनके पास ब्रश बॉर्डर है फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। काहे के लिए? फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए उनके पास ब्रश बॉर्डर है, एंड दिस फीचर्ड ब्रश बॉर्डर एरिया इज नोन एज माइक्रोविलाई। ये देख रहे हैं आप, ये तो विलाय था इस तरह से। ये जो रेज्ड स्ट्रक्चर थी एब्जॉर्प्शन के लिए, इनको हमने विलाय कहा था। ये विलाय नंबर 1 है, ये विलाय नंबर, ये 1 है, ये 2 है, लेकिन इनका जो एरिया है वो किससे कवर है? विलाय के ऊपर क्या प्रेजेंट है? कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स हैं विद द ब्रश बॉर्डर फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, एंड दीज आर नोन एज अ माइक्रोविलाई। इतने सारे माइक्रोविलाई ने इतना सारा सरफेस एरिया ऐसे ऐसे जिगजैग इंक्रीज कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। दो विलाई के बीच में ये जो आपको पिट दिख रहा है, ये जो गड्ढा दिख रहा है, दिस इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है क्रिप्ट ऑफ लाइबरखुन। और लाइबरखुन वाले एरिया में ये जो ग्लैंड है, इसके पास ग्लैंड के अंदर क्या होंगे? सेल्स होंगे। अब इन सेल्स के बारे में हमने पढ़ना है कि ये क्या रिलीज करते हैं। वो तो वैसे भी मैंने बता दिया, ये सेल्स रिलीज करते हैं सक्कस एंटेरिकस, दैट इज द इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, और उसमें बहुत सारे क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, ये सारा रीजन जो है, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सी लेयर की बात कर रही हूँ मैं? म्यूकोसा में। लेकिन देयर इज अ एक्सेप्शन।
ये नीचे वाली लेयर म्यूकोसा के बाद कौन सी आती है? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में एक एक्सेप्शन है, एक ग्लैंड सेल ऐसा है जो इसमें प्रेजेंट है और उसका नाम है ब्रूनर ग्लैंड। एक ग्लैंड ऐसा है जो बिल्कुल अंदर की तरफ चला गया है, उसका नाम है सिर्फ सब म्यूकोसा। यानी डियोडिनम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा के अंदर सिर्फ एक ऐसा ग्लैंड प्रेजेंट है जो म्यूकोसा में नहीं, सब म्यूकोसा तक पहुंच गया है। सिर्फ ओनली वन देयर इज अ ग्लैंड विच रीच्ड अप टू द सब म्यूकोसा लेयर एंड दिस ग्लैंड इज नोन एज अ ब्रूनर ग्लैंड। अल्केलाइन म्यूकस को सिक्रीट करता है। अब मुझे पीएच कैसी बनानी है? अल्केलाइन बनानी है, तो मुझे म्यूकस कैसा रिलीज करना पड़ेगा? अल्केलाइन म्यूकस रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे पीएच सबसे पहले कितनी थी माउथ के अंदर 6.8, देन मैं स्टमक में अपना खाना लेकर गई, स्टमक में पीएच कितनी थी? 1.8, यानी एसिडिक पीएच। अब मुझे ये एसिड अल्केलाइन पीएच में कन्वर्ट करना है। तो अब क्योंकि मेरे पास ब्रूनर ग्लैंड है, मेरा दोस्त, मेरा ये फ्रेंड है जो अल्कलाइन पीएच को मेंटेन करेगा, अल्कलाइन म्यूकस रिलीज करेगा। ये आपने याद रखना है कि सब म्यूकोसा डियोडिनम की, स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा वाली लेयर में प्रेजेंट है, अंदर तक चला गया है। इसकी डक्ट है जो कि अल्कलाइन म्यूकस को रिलीज करे, एसिड से हमें बचाएगी। ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब विलाय को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये विलाय था, इसमें कोल्यूमिनर एपिथेलियम की लेयर थी, कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स थे इसके पास, एपिथेलियम की लेयर थी। एंड इन फीचर्स को हम बोलते हैं माइक्रोविलाई फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ये एपिथेलियल सेल्स है, इसमें माइक्रोविलाई हैं ऑन द सरफेस दैट गिव द मोर सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हमारे पास ये रेड कलर की आर्टरीज हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन जो है इन सेल्स को प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, और इसमें से जो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल है, छोटा छोटा अमाइनो एसिड, छोटा छोटा फैट, जो ग्लूकोज है, वो अंदर ले लेंगी एंड ये कैपिलरीज बनाएंगी। ठीक है, आपको पता है आर्टरीज कैपिलरीज तो बनाती हैं, कैपिलरीज बना के जितना इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स में एंटर कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये एरिया दिख रहा होगा, ये येलो वाला रेज्ड एरिया, ये क्या है? ये है लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फ वेसल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नोन एज अ लैक्टियल। क्या है ये? लैक्टियल। वाइट कलर की हमारी बॉडी के अंदर, मतलब विलाई के अंदर ये वाइट कलर की नजर आती है क्योंकि इनमें फैट्स एक्यूमुलेटेड है। फैट्स के जो ग्लोब्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनको काइलोमाइक्रोन भी कहते हैं, माइक्रोन भी कहते हैं। इसके बारे में फिर से बताऊंगी कि क्या है ये काइलोमाइक्रोन। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि फैट के जो बड़े वाले बिग वाले मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनको हम इनके अंदर देखते हैं। वाइट कलर के ये जो फैट्स हैं, इनकी वजह से ये वाइट कलर की लिम्फ वेसल मुझे जो देखने को मिल रही है, इसका नाम लैक्टियल है। लैक्टियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। और विलाय तो म्यूकोसा वाली लेयर में है। तो ये जो आर्टरीज वाली, ये जो लिम्फ वेसल की मैं बात कर रही हूँ, ये जो मैं वेन की बात कर रही हूँ, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये सब म्यूकोसा से अराइज हुए हैं और ऊपर की तरफ चलेंगे, है ये नीचे से रेज्ड हुए और ऊपर तक चले गए, क्योंकि इन्होंने एब्जॉर्प्शन करवानी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स में पहुंचाना है। ये काम है विलाय के अंदर वाली स्ट्रक्चर। इसमें आपको लैक्टियल के बारे में पता होना चाहिए। काइलोमाइक्रोन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से ये वाइट कलर की मुझे नजर आ रही है। और लिम्फ वेसल है ये, क्या है ये? लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक वेसल विच कंटेन लिम्फ, और इसके अंदर फैट के मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा गोब्लेट सेल्स का बच्चे याद रखना, गोब्लेट सेल्स म्यूकस को रिलीज करते हैं, और म्यूकस क्या करता है? हमें एसिडिक पीएच से बचाता है हमें म्यूकस, ये आपको पहले भी बता दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ लीवर। आपको पता है कि जब हम अपनी बॉडी में डायफ्राम से नीचे लार्जेस्ट ग्लैंड देखते हैं, जिसके दो लोब्स हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब, इस तरह से आपको ये लीवर देखने को मिलता है। लीवर के साथ ही यहाँ पे आपको ये जे शेप का, यहाँ पे ये जे शेप का आपको स्टमक देखने को मिलता है। वी हैव अ डियोडिनम हियर। इस
राइट वाले से निकलने वाली डक्ट राइट हिपैटिक डक्ट होती है, लेफ्ट साइड से निकलने वाली डक्ट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होती है। यहाँ पे एक आपके पास एक मस्कुलर ऑर्गन है विच इज नोन एज अ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, मैं डायग्राम बना क्यों रही हूँ, मैं यहीं पे दिखा देती हूँ आपको। वी हैव अ लीवर, ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। इसकी डक्ट जो है राइट हिपैटिक डक्ट, ये वाली डक्ट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये दोनों इकट्ठी हुई, इन्होंने बाइल की फॉर्मेशन करके यहाँ पे स्टोर कर दिया बाइल को। अच्छा, ये वाली जो डक्ट जो बाहर निकलेगी इससे, क्योंकि आगे हमें बाइल को सिक्रीट करना है, नीचे लेके जाना है, पेनक्रियाज के पास भी तो लेके जाना है। दिस डक्ट इज नोन एज अ सिस्टिक डक्ट। कौन सी डक्ट? सिस्टिक डक्ट। ये वाला मस्कुलर ऑर्गन आपका क्या है? गॉल ब्लैडर। लार्जेस्ट ग्लैंड आपका कौन सा है? लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका लीवर। लीवर से निकलने वाली डक्ट हिपैटिक डक्ट होती हैं बच्चे। ये देखिए हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट जो है सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके एक कॉमन सी डक्ट बनाती है, उसका नाम है हिपैटो, कहाँ गया, कहाँ गया, कॉमन बाइल डक्ट। कहाँ लिखा है? लिखा नहीं है, ये रहा, कॉमन हिपैटिक डक्ट बोल दीजिए या आप बाइल डक्ट बोल दीजिए, ये नाम है। तो ये नाम जिन पे मैंने सर्कल लगाया है वो आपको याद रखने हैं। हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक वर्ड किसके साथ रिलेटेड है? जब भी लीवर की बात करते हैं तो हिपैटिक वर्ड जो है वो हमें याद रखना होता है। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बचे, राइट हिपैटिक डक्ट। डक्ट जब ये सिस्टिक डक्ट के साथ मिल गई, ये जो गॉल ब्लैडर वाला सिस्टिक डक्ट था, ये वाला जो डक्ट है दिस इज नोन एज अ सिस्टिक डक्ट। ये गॉल ब्लैडर था ना, ये जीवी था गॉल ब्लैडर, ये वाली डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। याद रखना है, सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट एक साथ मिलके क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं कॉमन, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये तो कॉमन हिपैटिक डक्ट है लीवर से रिलेटेड। ये नहीं लिखा है बच्चे इन्होंने, मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैं खुद लिख रही हूँ। दिस इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट। अगर कॉमन नहीं लिखना है वर्ड तो चलेगा, आप सिर्फ बाइल डक्ट के नाम से इसको जान सकते हैं। और ये बाइल डक्ट नीचे कहाँ जा रहा है? ये पेनक्रियाज आपको धुंधला सा दिख रहा होगा, पेनक्रियाज के पास भी एक पेनक्रिएटिक डक्ट होती है। ये डक्ट आपको दिख रही है, ये पाइप आपको दिख रही है, दिस इज नोन एज अ पेनक्रिएटिक डक्ट। पेनक्रिया की अपनी डक्ट है, दिस इज पेनक्रिएटिक डक्ट। इसके साथ मिल जाएगी, आगे जाके ये दोनों कॉमन हो जाएंगी और उस कॉमन डक्ट को हम बोलते हैं हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट। जब ये कॉमन हो जाएंगी हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट बना देंगी। दिस इज हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटोपेनक्रिएटिक एम्पुला, यहाँ पे एक स्वोलन रीजन आ जाएगा जो ओपन हो जाएगा ड्यूोडेनम के अंदर, उसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, ऑडी कहते हैं। मैं आगे फिर से बताऊंगी, अभी लीवर का स्ट्रक्चर देख लो। लीवर के स्ट्रक्चर में आपको फंक्शनल यूनिट याद रखना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर? दिस इज नोन एज हिपैटिक लोब्यूल। क्या है? हिपैटिक लोब्यूल। जब हम इस लीवर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, राइट वाला एरिया हो या लेफ्ट वाला लोब हो, बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, बीच इन दोनों के बीच में, यहाँ पे आपको हिपैटिक लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं। इस तरह से हिपैटिक लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रहा हिपैटिक लोब्यूल, दिख रहा है आपको? एक डायग्राम तो दिख ही रहा होगा। दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिपैटिक लोब्यूल बोलते हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर आपको सेल्स देखने को मिलते हैं और इन सेल्स को हम बोलते हैं हिपैटिक सेल्स या हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, हिपैटिक सेल्स भी बोलते हैं। इन हिपैटिक सेल्स का क्या काम होता है? बाइल की फॉर्मेशन कर, बाइल की फॉर्मेशन करना। और फिर बाइल कैनल क्यूलाई, जो एक वो होएगी ना, एक डक्ट जैसी होएगी जिसमें ये सारा बाइल जो है वो इकट्ठा होता जाएगा। ये रहा बाइल डक्ट जो है, इन सब सेल्स से बाइल इकट्ठा होता जाएगा, उन उसको बोलते हैं बाइल कैनल क्यूलाई। ये काम होता है हिपैटिक सेल्स का। इसके अलावा हमें ना यहाँ पे जो मैं आपको बोल रही थी पोर्टल सिस्टम होता है, पोर्टल सिस्टम का ट्राइएड देखने को मिलता है। ये तीनों चीजें मिलके पोर्टल ट्राइएड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पोर्टल ट्राइएड बनाती हैं। इनमें क्या होगा? बाइल की बाइल डक्ट होगी, पोर्टल वेन होगी,
हेपाटिक आर्टरी होगी। फिर से बता रही हूँ, ये फंक्शनल यूनिट था जिसको हिपैटिक लोब्यूल बोलते हैं। इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, इसमें ये हिपैटिक लोब्यूल था, इसके अंदर देखिए कितने सारे सेल्स हैं। ये जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं ये सेल्स है, हिपैटोसाइट्स हैं, ठीक है। हिपैटोसाइट्स बोल दो, हिपैटिक सेल्स बोल दो। ये सेल्स बहुत सारा बाइल सिक्रीट करके इस डक्ट के अंदर डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। और ये जो बहुत सारी मैंने छोटी छोटी डक्ट बनाई हैं, दीज आर नोन एज अ बाइल कैनलक्यूलाई। ये देखिए, अगर यहाँ पे ये सेल्स हैं तो ये सेल्स अपनी अपनी सिक्रीशन इनके अंदर कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे भी बीच बीच में सेल्स हैं जो अपनी अपनी सिक्रीशन कर रहे हैं। तो इसका नाम मैंने दे दिया बाइल कैनलक्यूलाई। यहाँ बाइल कैनलक्यूलाई है, ये रही। जहाँ जहाँ ये सेल्स आपको ग्रीन वाली डक्ट दिख रही है ना, वहाँ वहाँ आपको बाइल कैनलक्यूलाई देखने को मिलेंगे। ये ट्राइएड हो गया। इस ट्राइएड में, क्योंकि नाम ही ट्राई है, ट्राई मतलब तीन, तो तीन चीजें क्या क्या है, एक आर्टरीज वाली ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी, एक आपको पोर्टल वेन देखने को मिलेगी, और एक आपको बाइल डक्ट की ओपनिंग देखने को मिलेगी जो अपनी अपनी सिक्रीशन फिर बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में उसको स्टोर करवाती है, ठीक है। ये तीनों ट्राइएड बनाते हैं। बहुत सारे सेल्स हैं इस लोब्यूल के अंदर, देख रहे हो ना आप। सेंटर में भी एक पूल जैसा बन गया है, एक वेन जैसी बन गई है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा सेंटर में भी। ये देखिए सेंटर में भी, यहाँ इस डायग्राम में भी सेंटर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको देखने को मिलेगा। ऑक्सीजनेटेड, ये जो आर्टरी है इसका क्या काम होता है, आर्टरी का काम है इन सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। इसमें से जो आपका ग्लूकोज वगैरह है, अमाइनो एसिड्स हैं, जो फैट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, अमाइनो एसिड, छोटे छोटे फैट्स, उन सबको तो एब्जॉर्ब कर लेना ब्लड के अंदर, उनको ही एब्जॉर्ब करवाएंगे ना, उनका एब्जॉर्ब करना, लेकिन ऑक्सीजन सेल्स को प्रोवाइड करना, ये आर्टरीज का काम है। पोर्टल सिस्टम का क्या काम है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर रखेंगे। इसके अलावा जो आपका इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज आया था वो ग्लूकोज यहाँ पे लेके आएंगे। आपको पता है ना लीवर का क्या काम होता है बच्चे, लीवर का काम होता है कि जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रख लें। ग्लाइकोजन की फॉर्म में इस ग्लूकोज को क्या करना, स्टोर करके रख लें। स्टोरेज का काम भी करता है लीवर, बाइल की फॉर्मेशन भी करता है लीवर, ठीक है। और बाइल डक्ट तो देखने को मिल ही रही है, क्योंकि ये बहुत सारे जो आसपास हिपैटोसाइट्स हैं, जो लीवर के सेल्स हैं, वो इन बाइल की फॉर्मेशन करके बाइल को यहाँ रिलीज कर देंगे। तो बन गई तीन चीजें, बाइल के लिए बाइल डक्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए पोर्टल वेन। नाम पोर्टल है, पोर्टल ये बता रहा है कि जो आपका ग्लूकोज था जो कि इंटेस्टाइन से आया है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में यहाँ तक पहुंचा के उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में इसने लीवर को बोलना है कि स्टोर करके अपने पास रख लो। आर्टरी है, आर्टरी का काम है ऑक्सीजन सेल्स को प्रोवाइड करना, और जितना इंपॉर्टेंट मटेरियल है, अमाइनो एसिड्स हैं, छोटे छोटे जो फैट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेना और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा के उनको एनर्जी प्रोवाइड करना। एक इम्पॉर्टेंट सेल है यहाँ पे, दैट इज नोन एज कुफर सेल्स। ये कुफर सेल्स क्या होते हैं ये भी बता देती हूँ। दिस इज फैगोसाइटिक सेल्स, जो सेल्स फैगोसाइटिक सेल्स हैं जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का काम करते, ठीक है। ये कुफर सेल्स कहाँ है, लीवर में। ये कई बार पूछते हैं, वेयर कुफर सेल्स आर प्रेजेंट, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द लीवर। what is the other name for the Kupffer cells? This is known as a phagocytic cells. तो ये लोब्यूल जो है, इसकी स्ट्रक्चर में ट्राइएड का जो काम है वो याद रखना है आपने। लीवर बाइल की सिक्रीशन करता है, बाइल की फॉर्मेशन करता है, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम इज प्रेजेंट इनसाइड द बाइल, ये बात याद रखनी है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखने का काम होता है लीवर का। नाउ नेक्स्ट पेनक्रियाज वाले डायग्राम पर हम पहुंचेंगे, लेकिन अभी मैं यहीं पे अपनी वीडियो का पार्ट 1 जो है वो फिनिश कर रही हूँ। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल साइंस साइड। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको कल का वेट करना पड़ेगा, कल आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू बच्चे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।